देखो जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की जो कीमत रोच है हमारी, उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जी आपके। कौन कौन से कारक हैं? फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है जी आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति। बोला ये जो हमारी कमोडिटी है, जो गुड्स है हमारी, थ्री पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया। कौन कौन सी? नेसेसिटी गुड्स, नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स क्या होती है? जो आपको जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी चाहिए। जैसे हम खाने पीने की बात करें, जैसे मतलब बहुत जरूरी नेसेसिटी थिंग्स है जो आपकी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, इसी में आता है हमारा। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर आप? जैसे आपका घर में आप डेली यूज करते हैं, जैसे माचिस है आपकी, ये सब चीजें हैं जो आपकी। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके प्राइस बढ़े घटे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से आपका। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर आपका डिमांड जो रहेगी आपकी, वो या तो आपकी इन इलास्टिक रहेगी या आपकी लेस इलास्टिक रहेगी जी आपकी। ठीक है, जो आपके नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है? जो आप रूटीन में यूज करते हैं। नॉर्मली इनकी जो डिमांड रहती है वो किस तरह की रहती है आपकी? यूनिटरी के इक्वल रहती है जी आपकी। ईडी इज इक्वल टू 1। जितना प्राइस में चेंज देखने को मिलता है उतना ही लगभग हमारी डिमांड में चेंज देखने को मिल जाता है जी हमें। और थर्ड वन क्या है जी हमारा? जो लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स में क्या आ जाएगा आपका? जो ब्रांडेड गाड़ियाँ वगैरह हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं आपके, ये सब चीज़ें लग्जरी में आ जाती हैं, जहाँ पर आपकी तो जितना इनके प्राइस में चेंज होता है उससे ज़्यादा चेंज किस में हो जाएगा? इनकी डिमांड में हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, हमने एक जीएसटी का एग्जांपल पढ़ा था, जैसे हमारे एसी वगैरह सस्ते हुए तो जितना उनका प्राइस गिरा था, डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ गई थी उन चीज़ों की। तो वो किस में कवर हो जाएगा? इस पॉइंट में कवर हो जाएगा। उसका जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है जी आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मार्केट में सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं। जैसे टी है तो इसका सब्सिट्यूट क्या है मार्केट में? कॉफी है। पेप्सी है तो उसका सब्सिट्यूट क्या है मार्केट में जी? कोक है जी आपका। तो होगा क्या, अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होगा तो obvious सी बात है दूसरे के प्रोडक्ट के प्राइस में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पर होगा क्या, जिनका सब्सिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, वहां पर क्या रहेगी आपकी जो डिमांड है वो आपकी इलास्टिक रहेगी। इलास्टिक होने का मतलब लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। नॉर्मली इलास्टिसिटी मतलब क्या? चेंज हो जाना, उसमें परिवर्तन आ जाना किसी भी कंटेंट के अंदर। ठीक है, और दूसरा कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनका कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। जैसे अल्कोहल है जी आपकी, शराब है आपकी, अब उसका कोई सब्सिट्यूट थोड़ी ना मार्केट में। अब कोई ड्रिंक करता हो, आप उसको बोलो भैया ये शराब छोड़ दे, ले तो दूध पी, तो नहीं पिएगा वो। उसको क्या चाहिए? उसको अल्कोहल ही चाहिए उस मोमेंट पर वहां पर। तो होगा क्या, ऐसी चीजों की जो डिमांड रहेगी वो इन इलास्टिक रहेगी। बोले पैसा चाहे कितना ले लो कोई परवाह नहीं है, लेकिन चाहिए मुझे यही सिर्फ। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? इलास्टिक नहीं रहेगी डिमांड, वहां पर डिमांड आपकी इन इलास्टिक रहेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सा बेनिफिट उठाती है इन चीजों का। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं गवर्नमेंट उन पर अच्छा खासा क्या करती है जी? टैक्स इम्पोज करती है जी आपका। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं जी आगे क्या है आपका। डिफरेंट यूज ऑफ ए कमोडिटी, विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। बहुत सी कमोडिटी ऐसी होती है जिसके मोर देन वन यूज है जी आपके। जैसे मिल्क है जी आपके सामने। अब मिल्क से हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी तरह की हम आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है जी, टी है, कॉफ़ी है, कर्ड है, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी, जो भी आप बनाना चाहते हैं वटेवर, से खीर है। तो क्या होता है, जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके मोर देन वन यूज़ है जी आपके। लाइट, पंखा, एसी सब कुछ चल रहा है जी उससे। तो हुआ क्या, अगर इनके प्राइसेस में छेड़खानी होती है तो इनकी डिमांड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पर डिमांड कैसे रहेगी आपकी? इलास्टिक रहेगी जी आपकी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड क्या होती है? उसका सिर्फ एक सिंगल यूज़ होगा, सिर्फ वो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे बात करूँ, आप चाय पत्ती लेकर आते हैं घर में। ठीक है, अब उससे क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उससे चाय बन सकती है, और तो आप कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों से। तो ऐसी चीज़ों की जो डिमांड रहेगी वो कैसी रहेगी आपकी? इन इलास्टिक रहेगी। क्या होगा, प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो भी डिमांड पे फर्क नहीं आएगा। पत्ती अगर चाहिए तो चाहिए जी हमें चाय पीने के लिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट इसमें हम कवर कर रहे हैं क्या है जी आपका? पोस्टपोनेंट ऑफ द यूज, उपभोग का क्या कर देना जी? स्थगन कर देना। क्या होता है स्थगन करना? समझो कि एग्जाम्पल से इस चीज को देखो। क्या करता हूँ जी मैं? कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंगें बनाता हूँ और आगे उनको क्या कर देता हूँ जी? सेल कर देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ पर सोमा सिटी बनी है, अल्फा सिटी बनी है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं, क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम करके वो चले जाते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हमारे कंस्ट्रक्शन में हमें मेन जो उसमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चाहिए जी हमें? वहाँ पर हमें वहाँ पे देखो, रेता चाहिए, बजरी चाहिए, जो सरिया है मेन रहता है उसके अंदर आपका, सीमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें हमें चाहिए जी। ठीक है, हमने देखा जी मार्केट में जो हमारा सरिया है, आयरन है, इसके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए मार्केट में। पर केजी जो प्राइस इंक्रीज हुआ इसका वो हो गया जी 7 रुपीज़। और हमें जो सरिया चाहिए होता है वो तो टनों के टन चाहिए होता है जी हमें। हमने देखा अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो रहा है, हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है जी यहाँ पर। ठीक है, एक एवरेज हमने लॉस निकाल के देखा अपना, 17 लाख का लॉस हो रहा था जी हमें, इतना हमें सरिये की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया, क्यों ना इस कंस्ट्रक्शन के वर्क को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए। क्यों? हमें पूरी पूरी उम्मीद है क्या, कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, तब हम इस चीज़ को क्या कर लेंगे? परचेज कर लेंगे। ठीक है, इसका एक अपोजिट एग्जांपल उठाता हूँ मैं। आप घूमने के लिए गए जी कहीं बाहर, ठीक है, हिल स्टेशन पे जी, आप शिमला गए हुए जी। अब बड़ी जोर से आपको भूख लगी है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, जो वहाँ पे बर्गर वगैरह खड़ा है, फास्ट फूड मिलता है ज़्यादातर वहाँ आपको।
तो बर्गर आपको दे रहे जी वहाँ पे 80 रुपीज़ का। अब वहाँ पर क्या हुआ, आप पहले तो अटके रहे, बोले हमारे फतेहाबाद में तो 20 रुपये का मिलता है जी, आप 80 रुपये का दे रहे हो, हम तो नहीं खाते। सोचो कितनी देर नहीं खाओगे आप, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद तो मजबूरी में आपको खाना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी डिमांड को आप आगे पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों की जो आपकी इलास्टिसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी आपकी, वो इन इलास्टिक रहेगी आपकी, ठीक है। और दूसरी तरफ जिसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी जो डिमांड है वो कैसी रहेगी जी आपकी, इलास्टिक रहेगी जी वो आपकी। ये पॉइंट था जी आपका। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा हैबिट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आदत। क्या है समझो इसको ध्यान से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी ना कस्टमर को हैबिट हो जाती है। अब जैसे कोई एल्कोहलिक पर्सन है, उसको डेली क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए जी आपकी, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, उसको हैबिट हो चुकी है उस चीज़ की। वहाँ पर क्या प्राइस, बड़े प्राइस के उसको कोई फर्क नहीं है उस चीज़ से, उसको वो चाहिए, मतलब चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नशों की आदत हो जाती है, ड्रग्स वगैरह चाहिए जिनको, तो किसी भी प्राइस पर उनको वो चीज़ चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है, जिन चीज़ों की आपको हैबिट है वहाँ पर आपकी जो डिमांड रहेगी वो कैसे रहेगी जी, इन इलास्टिक रहेगी। और जिनकी हैबिट नहीं है वो कैसी रहती है जी आपकी, वो इलास्टिक हो जाती है जी आपकी। अगला जो पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे, क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। बोला जो कस्टमर की इनकम है वो भी क्या करती है, इंपैक्ट करती है किसको, उसकी डिमांड की डिग्री को। कैसे, देखो उसको ध्यान से। अब जो कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर है जो, और कुछ एक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन जिनको आप बोल सकते हैं, बीपीएल फैमिलीज जिनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि झोपड़ी वाले भी आप इसमें कवर करके रख सकते हैं जी अपना। बोला इन दोनों की जो डिमांड है वो सेम रहती है। कैसे सेम रहती है, समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल उठाया सफोला ऑयल का, ठीक है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा ऑयल आता है जी आपका। अब सोचो अंबानी फैमिली से, रिचेस्ट फैमिली को टारगेट किया हमने यहाँ पर। ये सफोला ऑयल पहले आता था जी आपका 115 रुपये लीटर, सपोज करो अभी हो गया जी आपका 137 रुपये लीटर, ठीक है। वैसे ज़्यादा इसका प्राइस कम रखा मैंने यहाँ पर इसको। तो क्या अंबानी साहब को इससे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं है, आने दो जैसे चल रहा है। और अगर मैं बिल्कुल बात करूँ जो बिल्कुल पुअर एरिया है हमारा, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, वो क्या है, वो लोग इसको पहले भी नहीं खरीद रहे थे, वो लोग उसको अब भी नहीं खरीद रहे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किसको पड़ेगा, जो हमारी मिडिल फैमिलीज है उनको फर्क पड़ता है जी इन चीज़ से। जो हमारा मध्यम वर्ग है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड होता है इन चीज़ों से। तो क्या होता है, जो हमारे बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर है या जो बहुत ज़्यादा गरीब है, इनकी डिमांड कैसे रहेगी जी, इनइलास्टिक रहेगी, कोई चेंज नहीं होता इनकी डिमांड में, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे क्या है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी डिमांड की जो आप इलास्टिसिटी कह सकते हैं वो कैसी रहेगी जी आपकी, इलास्टिक रहेगी। क्योंकि प्राइस के चेंज होने का जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आता है वो इन्हीं के ऊपर आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों को लेकर। जैसे प्राइस में चेंज आता है उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है, या तो कम हो जाएगी या वो ज़्यादा हो जाएगी जी आपकी। चलिए जी हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। क्या है वो टॉपिक हमारा जी, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में डिफरेंस क्या है जी हमारा, जो आपका मांग का नियम है और मांग की लोच है, दोनों में क्या डिफरेंस है जी आपका। फर्स्ट पॉइंट अगर इसमें कवर करें, क्या है लॉ ऑफ डिमांड आपका। बोला जी अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज देन इट्स डिमांड विल डिक्रीज। बोला नए बातें समान रहने पर जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। मीनिंग डाल देंगे। दूसरी तरफ क्या करेंगे हम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग मेंशन कर देंगे। क्या जाएगा उसमें, द मेजरमेंट ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिलेशन टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। क्या आ जाएगा अदर फैक्टर में, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बोला जी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से जो परिवर्तन आ गया किसके अंदर, आपकी मांग में, उसके मेजरमेंट को क्या कहा जी हमने, मांग की लोच का। अगला जो पॉइंट हमारा था वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है आपका, मतलब कि गुण बता रहा है आपको ये, ठीक है। और जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, एक मात्रात्मक कथन है आपका। ये आपको ये बताएगा क्या कि देखो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ आपको ये चीज बता रहा है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में चेंज होगा, कितना चेंज हुआ ये नहीं पता लगा। लेकिन जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें इस चेंज को बता रहा है, क्या कि अगर प्राइस में 10% का आपका चेंज हुआ है, 10% अगर आपका प्राइस डिक्रीज हुआ है तो आपकी जो डिमांड है वो 10% क्या होगी, उससे इंक्रीज या 20% जो भी हुआ वटेवर आपका, ठीक है। यहाँ पर एक क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। अगला पॉइंट आपको बताना चाहता है क्या, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन को बता रहा है, और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर रहा है, वो कितना चेंज हुआ उस परसेंटेज को बता रहा है जी आपको। अगला पॉइंट क्या है, बोले जी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है इसको हम आगे क्लासीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको आगे क्लासीफाई किया जा सकता है। 5 डिग्रीज में हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी। जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है इसके कोई एक्सेप्शंस, बहुत से एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, गिवन गुड्स हैं, आर्टिकल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका हम कोई एक्सेप्शन लेकर नहीं चलते, ठीक है जी।
तो ये था जी आपका 5th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होप सो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए समझ गए, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन।